हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी 10th क्लास की साइंस का एक और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो हमारी आंख आंख के बारे में पढ़ेंगे आज। आई एक बहुत ही वैल्यूएबल ऑर्गन है। Human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ. It enables us to see the beautiful, colorful world around us. इसी की वजह से हम अपने आसपास इतनी सुंदर सुंदर चीजें देख पाते हैं। So let's start with the structure of the eye. तो आई के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है आई का। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? कॉर्निया, आईबॉल, क्रिस्टलाइन लेंस होता है इसके अंदर, आइरिस होती है, प्यूपिल होता है, रेटिना होता है और सीलियरी मसल्स होती हैं। तो इन सब के बारे में क्या करके डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या कुछ है। यहाँ पर आपके आईज की दो लेयर्स होती हैं। दो फर्स्ट जो लेयर होती है आउटर लेयर जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, जो व्हाइट कलर की हमें दिखाई देती है, उसके अंदर एक स्क्रीन होती है, एक और लेयर होती है जिसका नाम है रेटिना। तो आई के अंदर जो भी इमेज बनती है वो इसी रेटिना के ऊपर बनती है। और ये है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। इस लेंस को कौन यहाँ पर हेल्ड रखता है, इसको कौन पकड़ कर रखता है? सीलियरी मसल्स जिसके दोनों साइड होती हैं, ये इस लेंस को हेल्ड करके रखती है। यहाँ पर आपको ये दिख रही होगी एक मस्कुलर एक्सटेंशन, ये क्या है? आइरिस है। और ये आइरिस के बीचों बीच छोटा सा ये होता है प्यूपिल। तो जो आइरिस होती है ये प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करती है। ये बल्ज सा जो पोर्शन आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट, ये होता है कॉर्निया। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर एक फ्लूइड फिल्ड रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और ये आपकी पूरी आई बॉल, इस आई बॉल के अंदर भी एक फ्लूइड फिल्ड रहता है जिसे आप विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक, तो ये मेन मेन पार्ट्स हैं। यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं। ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं ये ब्रेन तक जाती है। कोई भी इमेज बनती है उसे ब्रेन तभी इंटरप्रेट कर पाता है जब उस तक मैसेज आता है। तो ये मैसेज कौन लेके जाती है? ऑप्टिक नर्व्स लेके जाती है। चलो अब डिस्कस करते हैं अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग करके। फर्स्टली कॉर्निया। लाइट एंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। हमारी आंख के अंदर जो भी लाइट एंटर करती है वो इसी कॉर्निया से एंटर करती है। यहाँ पर जितनी भी रिफ्लेक्शंस होती हैं वो सारी यहीं पर होती है। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज इन फ्रंट ऑफ द आई। आई के फ्रंट में जो बल्ज सा दिखता है वो कॉर्निया का ही होता है। ज्यादातर जो रिफ्लेक्शंस होती हैं वो यहीं पर होती हैं। नेक्स्ट इज आईबॉल। आईबॉल आपको दिख रहा होगा, जनरली इसका साइज क्या है? यूजुअली स्फेरिकल साइज की होती है और इसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। क्रिस्टलाइन लेंस। तो आंख के अंदर जो लेंस लगा होता है ये लेंस बाइकॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है। और लेंस का काम क्या होता है? अब हमें जो आंख है हम तारों को भी देख पाते हैं और अपने पास रखी हुई कोई चीज को भी, यानी कि हम नियर और फार दोनों चीजों को देख पाते हैं। सो लेंस जो है वो हमें एडजस्टमेंट करने में हेल्प करता है। किसके अंदर? फोकल लेंथ के अंदर। सो लेंस प्रोवाइड फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई। आई लेंस फॉर्म्स इन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये आपको ध्यान में रखना है, कैसी इमेज बनती है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। कहां पर बनती है? रेटिना के ऊपर बनती है। और लेंस कैसा होता है? बाइकॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है। आइरिस। आइरिस क्या है? लेंस के आगे ये जो मस्कुलर सा एक्सटेंशन है इसी को हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। एंड आइरिस इज प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे आपको आइरिस प्रेजेंट होती है। यहाँ कॉर्निया, यहाँ आइरिस। नेक्स्ट इज प्यूपिल। जो आपको आंख के बिल्कुल सेंटर में छोटा सा डार्क कलर का सर्कल दिखता है वो क्या होता है? प्यूपिल होता है। प्यूपिल किस लिए होता है? अब आपने जानवरों के अंदर नोट किया होगा कि लाइट जब जैसे ही लाइट घटती है या बढ़ती है उनकी जो प्यूपिल है ना उसका साइज चेंज होता है। ठीक, साइज चेंज कैसे होता है? जब लाइट ज्यादा होती है तो उस टाइम पे उनकी जो प्यूपिल होती है वो छोटी हो जाती है और जब लाइट क्या होती है? कम होती है तो उनकी प्यूपिल फैल जाती है। सो प्यूपिल कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना आपको मैंने बताया था वो स्क्रीन है जहां पर आंख के अंदर क्या बनती है? इमेज बनती है। सो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन रेटिना। रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग enormous number of light sensitive cells। रेटिना जो होता है ना ये सेंसिटिव मेम्ब्रेन है। यहाँ पर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं। एक सेल्स का नाम होता है रॉड और एक टाइप के सेल्स होते हैं कॉन सेल्स।
अब जो रॉड है, आर फॉर रॉड और आर फॉर रात, तो रात को देखने में जो हेल्प करते हैं वो कौन से सेल्स है, रॉड्स। और सी फॉर कौन, सी फॉर कलर्स, और कलर्स को देखने में जो हेल्प करते हैं वो कौन से सेल्स है, कॉन्स। ठीक, सो रेटिना हैज मेनली टू टाइप ऑफ सेल्स, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो लाइट की इंटेंसिटी में कौन सेंसिटिव होते हैं, रॉड्स, और कॉन्स होते हैं सेंसिटिव टुवर्ड्स कलर्स, तो ये कलर्स के टुवर्ड्स सेंसिटिव होते हैं। कई लोग होते हैं ना जिनमें हम बोलते हैं कि जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, उनको पूरा वर्ल्ड ना ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। ऐसा क्यों? कलर ब्लाइंडनेस जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऐसे लोगों के अंदर जो कॉर्न सेल्स होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं इनकी आईज के अंदर, रेटिना के अंदर, इसीलिए इनको कलर्स नहीं दिखते, तो इनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। नेक्स्ट है सीलियरी मसल्स। कहाँ थी सीलियरी मसल, याद करो, लेंस को पकड़े हुए थी दोनों साइड से, तो इन्हें हम बोलते हैं सीलियरी मसल्स। अब इनका काम क्या है, ये लेंस को कभी तो मोटा कर देते हैं और कभी पतला कर देते हैं, यानी कि लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको घटाने और बढ़ाने का काम कौन करता है, कौन हेल्प करता है, सीलियरी मसल। हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और आई लेंस के कर्वेचर के चेंज होने से ही उसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो पाती है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन, क्या होती है पावर, किसकी पावर, आंख की पावर। आंख की कौन सी पावर, सो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। हमारी आंख को पास का देखने के लिए अपनी फोकल लेंथ को घटाना पड़ता है और दूर का देखने के लिए अपनी फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ता है। तो आई की इसी एबिलिटी को, उसकी फोकल लेंथ को कम ज्यादा करने की एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। ये कहां से कहां तक होती है, आर आई कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक ये अपनी फोकल लेंथ को कहीं तक भी घटा और बढ़ा सकती है। फोकल लेंथ ऑफ आई कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो 25 सेंटीमीटर। यहाँ ये बात नोट करने वाली है, 25 सेंटीमीटर से जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो हमारी आंख फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए कहते हैं कि बुक को हमेशा ही 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ना चाहिए। अगर हम पास रख के किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारी आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। अब नियर पॉइंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टिवली विदाउट एनी स्ट्रेन। वो कम से कम डिस्टेंस जहां तक हम आराम से देख पाते हैं, हमारी आंखों पर कोई भी स्ट्रेन नहीं पड़ता, उसे हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं। और एक नॉर्मल यंग अडल्ट के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें चीजों को 25 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए, तभी वहीं से पढ़ना चाहिए। अब नियर पॉइंट है तो फार पॉइंट भी होगा। फार पॉइंट क्या, कि हम दूर से दूर कितनी दूर तक देख सकते हैं जिससे हमारी आंखों पर कोई स्ट्रेन ना पड़े और हम साफ साफ चीजों को देख भी पाए, तो उसे हम बोलते हैं फार पॉइंट। तो आंख के लिए कितना होता है, इट इज इंफिनिटी फॉर आवर आई। द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू व्हिच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। दूर तक हम क्लियरली जब चीजों को देख पाते हैं तो वो हमारा फार पॉइंट है। ये आंख के लिए इंफिनिटी होता है। व्हाट इज कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या है, ये एक आंख की ही बीमारी है जिसे हम हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। मेनली ये हमारे एल्डर्स को होती है। सो विद एजिंग क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल बिकेम मिल्की। एजिंग के साथ साथ जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनकी आंख का जो कभी आपने नोट किया होगा लेंस, तो उसकी अपीयरेंस कैसी हो जाती है, वो मिल्की हो जाता है। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर द विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। तो अगर हमें विजन को नॉर्मल करना हो तो हमें क्या करवानी होगी, उसकी सर्जरी करवानी होगी। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब आंख है, आंख के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसके डिफेक्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए और उन डिफेक्ट्स को करेक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। 4 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज मायोपिया और नियर साइटेडनेस, सेकेंड इज हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, थर्ड इज प्रेसबायोपिया एंड फोर्थ इज एस्टिग्मेशन। तो इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज मायोपिया। मायोपिया वर्ड देखो, अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में बच्चों को रहती है कंफ्यूजन कि किस में हम दूर का नहीं देख पाते, किस में हम पास का नहीं देख पाते, तो वो कंफ्यूजन आपकी आज दूर होने वाली है। मायोपिया छोटा नेम है, हाइपरमेट्रोपिया एक बड़ा नेम है। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। अब छोटा मतलब पास, ठीक, तो यहाँ पर हम पास का देख पाते हैं और दूर का नहीं देख पाते। वैसे ही हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है। फार साइटेडनेस तो हम दूर का देख पाते हैं, उसमें हम पास का
नहीं देख पाते। सो myopia is also called nearsightedness. Sightedness means देख पाना. A person with myopia can see nearby objects clearly. ऐसे पर्सन को पास की चीजें तो बहुत क्लियर दिखती हैं बट कैनोट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली. लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो उन्हें साफ नहीं दिखते. अब ऐसा क्या हो जाता है इनकी आंख में कि इनको दूर का नहीं दिखता? हमें दूर का देखने के लिए क्या था हमारे पास? फार पॉइंट था ना. तो ऐसे लोगों का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से हटकर पास में ही किसी डिस्टेंस मान लो ओ तक आ जाता है. तो कुछ मीटर तक ही ये लोग देख पाते हैं, उससे आगे इनको क्लियर नहीं दिखता. तो इनका फार पॉइंट शिफ्ट हो जाता है. इन अ मायोपिक आई इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. अब नॉर्मल आई में तो हमें पता है कि इमेज कहाँ पर बनती है? रेटिना में बनती है. लेकिन एक मायोपिक आई के अंदर इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके फ्रंट में कहीं पर बनती है. ठीक. तो यहाँ पर इसीलिए हमें पास की चीजें तो दिख जाती है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती क्योंकि उनकी इमेज रेटिना तक बनती ही नहीं है. तो क्या करें हम कि ये जो रेज है जो रेटिना के आगे फोकस हो रही है वो रेज कहीं ना कहीं रेटिना के ऊपर आई. तो इन रेज को हमें यहाँ से यहाँ लेके आना है. मीन्स कि इनको थोड़ा डाइवर्ज करना है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कौन सा लेंस चाहिए वो हम पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले ये हुआ क्यों, किस वजह से इनको ये डिफेक्ट हुआ वो हमें रीजन पता होने चाहिए. तो इसके दो कारण हो सकते हैं. फर्स्ट इज एलोंगेशन ऑफ आई बॉल. सपोज करो एक बार तो रेटिना पर इमेज बन रही थी. क्या हुआ अगर यही रेटिना इलोंगेट हो जाए तो ये इमेज तो यहीं पर ही बनेगी लेकिन आई बॉल इलोंगेट होकर पीछे चली गई. तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल इसका एक कारण हो सकता है. सेकेंड आपका क्या हो सकता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस. अगर आई लेंस का जो कर्वेचर है वो ज्यादा हो जाए तो भी वो रेस को थोड़ा पास में ही मिला देगा, दूर तक नहीं जाने देगा. तो ये दोनों ही कारण हो सकते हैं मायोपिया के होने की. अब इसकी करेक्शन कैसे की जाए? हमें इन रेस को जो पास में मिल रही है इनको थोड़ा सा दूर करना है, यानी कि इनको डाइवर्ज करना है. तो हमें एक डाइवर्जिंग लेंस चाहिए. लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. जो कन्वेक्स होता है वो आपके पास कन्वर्जिंग लेंस होता है और जो कनकेव होता है वो आपके पास डाइवर्जिंग लेंस होता है. तो हमें यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत है, इसीलिए हम करेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज ऑन रेटिना एंड thus the defect is corrected. तो हम यहाँ पर कनकेव लेंस का यूज करेंगे. सो दिस इज मायोपिया. नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया में क्या है? ज्यादा बड़ी स्पेलिंग, मीन्स हमें दूर का दिख रहा है, यहाँ पर पास का नहीं दिख रहा. ठीक. तो इसे हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं. Hypermetropia is also known as farsightedness. A person with hypermetropia can see the distant object clearly but cannot see the nearby objects clearly. ऐसे पर्सन को दूर के तो अच्छे से दिखते हैं ऑब्जेक्ट्स लेकिन पास की चीजें अच्छे से नहीं दिखाई देती. अब इनमें क्या हुआ? जब पास का देखने के लिए हमारे पास क्या था? नियर पॉइंट था ना. तो इनका जो नियर पॉइंट है जो पहले 25 सेंटीमीटर तक था वो अब क्या कहाँ चला गया? शिफ्ट हो गया ना, थोड़ा दूर शिफ्ट हो गया. इसीलिए इनको दूर की तो दिख रही है लेकिन पास की नहीं दिख रही है. इन अ हाइपरमेट्रोपिक आई इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. और यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना के पीछे बन रही है. ठीक. मायोपिया में आगे बन रही थी, यहाँ पर रेटिना के पीछे बन रही है इमेज. तो ये इनका जो नियर पॉइंट था वो अब कहाँ चला गया है? थोड़ा दूर चला गया है, शिफ्ट हो गया है. ठीक. कॉजेस, कारण क्या क्या हो सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया के होने के? वहां पर तो आई बॉल इलोंगेट हो रही थी जिसकी वजह से जो रेस थी वो रेटिना के आगे मिल रही थी. यहाँ पर हो सकता है कि आई बॉल छोटी हो जाए, उसका साइज छोटा हो जाए, यानी कि वो तो रेटिना पर ही बन रही थी इमेज लेकिन आई बॉल का साइज ही छोटा हो गया, रेटिना ही आगे चला गया तो इमेज अपने आप पीछे बनेगी. ठीक. तो एक कारण तो ये हो सकता है आई बॉल हैज बिकेम टू स्मॉल. दूसरा कारण हो सकता है कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो थोड़ा बढ़ गई हो, इसीलिए हमें दूर का दिखता है और दूर का देखने के लिए फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ता है. तो दूसरा कारण हो सकता है कि आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गई हो. तो ये दोनों ही कारण हो सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया के. अब इसको करेक्ट कैसे करें? ये जो रेज थोड़ा दूर मिल रही है इसको हमें कन्वर्ज करके पास में लेके आना है, मतलब रेटिना पर लेके आना है. तो मतलब यहाँ पर हमें डाइवर्जिंग लेंस तो काम नहीं करेगा, तो कौन सा लेंस काम करेगा? कन्वर्जिंग लेंस काम करेगा. सो इसीलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का. कॉन्वेक्स रेज को थोड़ा सा पास में कन्वर्ज करेगा जिससे कि इमेज रेटिना पर बनेगी और ये डिफेक्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा. So this defect can be corrected by using a convex lens of appropriate power. Next is presbyopia.
अब जो प्रेस बायोपिया बीमारी होती है ना, इसमें दोनों ही रोग इकट्ठे हो जाते हैं, ना तो हमें पास का सही से दिखता है और ना ही हमें दूर का सही से दिखता है। होते क्यों है? विद एजिंग होती है। एजिंग के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो सीलियरी मसल है वो वीक हो जाती है। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजली डिक्रीज विद एजिंग, क्योंकि एजिंग के साथ साथ आई की अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और हमें ना तो नियर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं, ना ही दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं। कारण क्या है? दिस डिफेक्ट इज अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, क्योंकि हमारी सीलियरी मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिससे हमारी आई की जो फ्लेक्सिबिलिटी है आई लेंस की वो डिक्रीज हो जाती है, वो अपनी फोकल लेंथ को घटा बढ़ा नहीं सकता। करेक्शन कैसे कर सकते हैं? अब ना तो हमें दूर का दिख रहा है ना ही पास का, तो फिर क्या करें? ठीक, कौन सा लेंस यूज करें? दोनों ही लेंस यूज करने पड़ेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि एक चश्मे के अंदर दो लेंस लग जाएं? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो इसके करेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? बाईफोकल लेंसेज चाहिए, यानी कि जिसमें दोनों ही लेंसेज हो। अपर पोर्शन में कौन सा लेंस होगा? कनकेव लेंस होगा, और लोअर पोर्शन में कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो हमारी दोनों ही प्रॉब्लम्स, दूर को देखने की, पास का देखने की, दोनों ही सॉल्व हो जाएंगी। सो दिस इज प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट इज रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म सबने देखा होगा लैब में, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रेक्शन होता है जब लाइट एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अपने जो रास्ता है उससे भटक जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिज्म में आउटर साइड क्या है, कौन सा मीडियम है? यहाँ पर एयर है, और इनसाइड क्या है? ये ग्लास। तो एयर जो है वो रेयर मीडियम है, गैस के पार्टिकल्स से उधर होते हैं, ग्लास के पार्टिकल सॉलिड है, पास पास होते हैं, तो ये क्या है? डेंसर मीडियम है। सो व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट डेविएट्स towards the normal, and when light enters from denser medium to rarer medium, it deviates away from normal, और इसी डेविएशन ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। So when light ray entering from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, and when light entering from denser medium to rarer medium, it bends away from normal. This is called refraction of light. ठीक, इसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब नॉर्मल क्या होता है? किसी सरफेस के ऊपर, ये प्रिज्म का सरफेस है, इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है जो आपकी आ रही है, इसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये नॉर्मल है। इसके साथ इसका जो एंगल बनेगा एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ऐसे ही ये आपकी क्या है? एमर्जेंट रे है, और इसका एंगल जो बनेगा नॉर्मल के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एमर्जेंस। और ये आपकी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। इसका जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, उसे हम बोलेंगे एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, और प्रिज्म के दो सरफेसेस के बीच में जो एंगल होता है, ये एंगल ए, इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो ये आपकी इंसिडेंट रे पीई, फिर ई एफ आपकी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्शन हुई है, और ये आपकी क्या है? एमर्जेंट रे है। और इस रे को देखो, यहां से आ रही थी तो इसको यहां जाना था, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से ये यहां मुड़ गई, तो यहां जाना था। और इस वाली रे को अगर हम पीछे मिलाएं, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है टी, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये रिफ्रैक्शन है थ्रू द प्रिज्म। ठीक, ये नॉर्मल मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे हम नॉर्मल बोलते हैं, और दो प्रिज्म की सरफेसेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ये भी आप अपने लैब में देखा होगा। एक प्रिज्म में से अगर हम व्हाइट लाइट पास करते हैं, दैट इज सनलाइट पास करते हैं, तो हमें उसमें से 7 रंग निकलते हुए दिखते हैं, और उन 7 रंगों को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। So splitting of white light into its component colors is called dispersion. So white light का 7 कलर में split हो जाना ही हम उसे क्या बोलेंगे? dispersion बोलेंगे। And the band of 7 colors obtained is known as spectrum. और यहाँ पर हमें 7 कलर का जो बैंड मिलता है, 7 कलर्स का जो बैंड मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस स्पेक्ट्रम में कलर्स को याद रखने के लिए हमारे पास क्या है? एक एक्रोनिम है, दैट इज विबग्योर। पहले वी वॉयलेट कलर होता है, फिर इंडिगो कलर होता है,
फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड लास्ट में रेड कलर होता है। ठीक, द रेड कलर बेंड्स द लीस्ट व्हाइल द वायलेट कलर बेंड्स द मोस्ट। रेड कलर कम बेंड होता है और वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है। सो दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अब रिकॉम्बिनेशन क्या है? तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि अगर प्रिज्म में से हम व्हाइट लाइट पास करते हैं और 7 कलर्स निकलते हैं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उन 7 कलर को मैं प्रिज्म में से पास करूं और मुझे व्हाइट लाइट मिल जाए? तो उसने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करके देखा। एक बार उसने सीधा ही रखा इस प्रिज्म को, फिर उसने इस प्रिज्म को इन्वर्टेड रखा। सीधा रखने पर से कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। जब उसने इस प्रिज्म को इन्वर्टेड किया, तो इन्वर्टेड प्रिज्म में से उसने जब इन 7 कलर्स को पास किया तो उसे एक व्हाइट लाइट की बीम मिली। ठीक, और इसी को नाम दिया रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। Isaac Newton was first to notice this. He placed the second identical prism in an inverted position with respect to the first. उसने पहले प्रिज्म के with respect दूसरे को क्या रखा? इन्वर्टेड पोजीशन में रखा and allow the colors of spectrum to pass through the second prism. यहाँ से व्हाइट लाइट पास की, ये 7 कलर में स्प्लिट हो गई, फिर उन्हीं 7 कलर को उसने सेकेंड इन्वर्टेड प्रिज्म में से पास किया, उसे एक व्हाइट लाइट मिली। और इस एक्सपेरिमेंट से उसे क्या खास बात पता चली? वो ये बात पता चली कि जो सन की लाइट होती है, जो व्हाइट लाइट सनलाइट होती है, वो 7 कलर्स की बनी होती है। He found a beam of white light emerging from the other side of the inverted prism. This observation gave Newton the idea that sunlight is made up of 7 colors. कि sunlight 7 colors की बनी होती है। And this phenomenon is called recombination of spectrum of व्हाइट लाइट। तो ये रिकॉम्बिनेशन था, बहुत इजी है, डायग्राम बनाना भी इजी है और लिखना तो बहुत इजी है। ठीक, नेक्स्ट रेनबो। रेनबो तो सबने देखा होगा, कलरफुल सा सुंदर सा स्ट्रक्चर जो बारिश के बाद हमें आसमान में दिखाई देता है। तो अब रेनबो के बारे में कुछ साइंटिफिक चीजें सीख लीजिए। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि रेनबो बनता कैसे है, तो आप उसको बता पाओ कि हाँ हाँ रेनबो ऐसे बनता है, उसमें ये चीजें होती हैं। हमने प्रिज्म पढ़ लिया, प्रिज्म में क्या था? व्हाइट लाइट पास करते हैं तो हमें 7 कलर का एक बैंड मिलता है, और वही 7 कलर के हमें बैंड कहाँ देखने को मिलते हैं? रेनबो के अंदर। तो प्रोसीजर तो सेम है सर, लेकिन उसमें कुछ चीजें अलग होती हैं। वो क्या मैम? वो अलग चीजें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर प्रिज्म तो होता नहीं, फिर यहाँ प्रिज्म का काम कौन करता है? तो प्रिज्म का काम करती हैं पानी की छोटी छोटी बूंदें, जो बारिश के बाद हवा में लटकी रह जाती हैं। सो ये ड्रॉपलेट्स काम करती हैं टिनी प्रिज्म्स का। अब इन ड्रॉपलेट्स में क्या होता है? सबसे पहले सनलाइट आती है, ड्रॉप्स, ठीक, यहाँ से सनलाइट आ रही थी तो ये एक बार रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर अंदर जाके एक रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का टकरा कर वापस आना। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है और डिस्पर्शन होता है। तो हमें 7 कलर का यहाँ पर बैंड जो है वो देखने को मिलता है। ठीक, सो रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। ये क्या है तो स्पेक्ट्रम, लेकिन नेचर में बन रहा है तो नेचुरल स्पेक्ट्रम है। स्काई में दिखता है आफ्टर रेन शावर। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। होती तो डिस्पर्जन ही है, कौन करता है यहाँ पर? वाटर ड्रॉपलेट्स करती हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन्वॉल्व्स अ 3 फिनोमेनन। यहाँ पर 3 प्रोसेस काम करते हैं। एक रिफ्रैक्शन, यहाँ से लाइट आई, अपने पाथ से डेविएट होगी, रिफ्रैक्शन हुआ। एक इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ। ठीक, तो ये 3 प्रोसेसेस जो हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। सो दिस इज अबाउट रेनबो। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस क्या होती है? अब रिफ्लेक्शन तो मैंने आपको करवा ही दिया कि व्हाइट लाइट जो भी लाइट होती है उसका अपने पाथ से डिविएट होना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है। सो डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन एज इट पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे ही एक व्हाइट लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में से पास करती है तो उसका अपने पाथ से डेविएट हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक जैसा नहीं है ना, कहीं पर डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पर डेंसिटी कम है, तो वो भी अलग अलग मीडियम की तरह काम करता है, तो वहां पर बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होते होंगे। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलेंगे। द फिनोमेनन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आर। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कौन कौन से फिनोमेनन देखने को मिलते हैं? एक तो आपने सबने देखा होगा बचपन से ही, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारे हमें
टिमटिमाते दिखते हैं ना, ट्विंकल करते दिखते हैं, तो वो किस वजह से दिखते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये बात किसी को नहीं पता होगी कि सुबह सुबह जब सूरज उगता हुआ दिखता है तो वो 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है और एक्चुअल में बाद में आता है। ठीक, हॉरिजन के ऊपर वो बाद में आता है। और शाम के टाइम पे हमें सूरज दिख रहा होता है लेकिन एक्चुअल में वो छिप चुका होता है। तो ये 2 मिनट का ही फर्क होता है बस इस प्रोसेस में। ये भी किस वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। कैसे होता है हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। फ्लैटनिंग ऑफ सन्स डिस्क, सूरज हमें ना सुबह सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे थोड़ा सा फ्लैट लगता है, तो वो फ्लैटनेस किस वजह से वो दिखाई देती है? वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। चलो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के प्रोसेस को समझते हैं। कैसे, क्यों पढ़ेंगे हम इस प्रोसेस को, वो भी हम बताएंगे। ठीक, सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रेफर्स टू द रैंडम वेरिएशन इन द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार्स ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ। ट्विंकलिंग हम किसको बोलते हैं? कभी तो हमें तारे ज्यादा टिमटिमाते दिखते हैं, ज्यादा लाइट दिखती है, कभी डिम कभी ज्यादा, तो इसी चीज को हम ट्विंकलिंग बोलते हैं। ठीक, सो रैंडम वेरिएशन इन द ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ, समटाइम दे अपीयर ब्राइटर एंड समटाइम दे अपीयर फेंटर। कॉज, क्या कारण है ऐसा, क्यों हमें स्टार जैसे दिखते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ट्विंकलिंग। अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वेरिंग लेयर्स विद डिफरेंट टेम्परेचर एंड डेंसिटी। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर हर लेयर की अलग अलग टेम्परेचर होता है, हर लेयर की अलग अलग डेंसिटी होती है। जिससे लाइट क्या होती है, जो स्टार से हम तक लाइट आ रही होती है वो लाइट रास्ते में बहुत जगह पर रिफ्लेक्ट होती है और उसी वजह से हमें स्टार्स ट्विंकल करते दिखते हैं। कंक्लूजन, इस कारण हो क्या जाता है, इसके कारण मतलब रिफ्लेक्शन हो गई तो क्या हो जाता है? इससे हमें क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं वो हमें उनकी एक्चुअल पोजीशन पर ना दिखकर किसी अपरेंट पोजीशन पर दिखते हैं। ड्यू टू दिस स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। मान लो आप यहाँ खड़े हो, आप स्टार को देख रहे हो, तो स्टार तो एक्चुअली यहाँ पर है, यहाँ से जो लाइट आ रही थी वो रास्ते में रिफ्लेक्ट हो के आपकी आंख तक आई, तो आपको वो स्टार कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा, कुछ स्लाइटली हायर पोजीशन पर दिखेगा। तो ये किसकी वजह से है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से है। इसके कारण क्या होता है, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनको ऑब्जर्वेशन में दिक्कत आती है क्योंकि वो स्टार्स को, प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर रही होती हैं और हमें सही पोजीशन तो दिखती नहीं, तो उनको ऑब्जर्वेशन में दिक्कत आती है। नेक्स्ट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसके बारे में अभी भी बात की थी कि हमें जो सन होता है सुबह के टाइम पे 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और शाम के टाइम पे वो छिप जाता है और 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है। तो ये किस वजह से? ये भी सेम रीजन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस। The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunrise due to atmospheric reflections. The apparent flattening of sun's disk at sunrise is also ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ पर क्या है, ये होता है हॉरिजन। ठीक, हॉरिजन से जब सन ऊपर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि सुबह हो गई, सनराइज हो गया। लेकिन सुबह के टाइम पे क्या होता है, सन अभी यहीं पर होता है और हमें यहाँ दिखता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस सन से जो लाइट आ रही होती है उसमें बहुत सारी रिफ्लेक्शंस होती हैं, फिर हमारी आंख तक आती है तो हमें वो अपरेंट पोजीशन उसकी यहाँ दिखती है। तो ये किस कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। Next is scattering of light. What is scattering of light? Scattering of light क्या होता है, जब सन से लाइट आती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होती है, तो लाइट यहाँ एंटर करती है, पार्टिकल्स के साथ टकराती है और पार्टिकल्स के साथ टकराने के बाद ये लाइट अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। The phenomenon by which the beam of light is redirected in many directions when it interacts with a particle present in Earth's atmosphere. तो लाइट जब पार्टिकल से इंटरेक्ट करती है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। अब स्कैटरिंग की वजह से हमें कौन कौन से फिनोमिनन देखने को मिलते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से हमने पहले रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन पढ़े उसी तरीके से क्या होते हैं? स्कैटरिंग के फिनोमिनन होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, हमें जो वाटर का ब्लू कलर दिखता है वो भी इसी की वजह से दिखता है। सुबह और शाम को हमें जो आसमान थोड़ा सा रेडिश रेडिश सा दिखता है वो भी हमें स्कैटरिंग की वजह से ही दिखता है। सो टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? यहाँ पर भी स्कैटरिंग ही काम कर रही होती है। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है।
जो कोलोइडल सोल्यूशन होता है उसके पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम टॉर्च से लाइट डालें कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर तो हमें इसमें से लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे होते हैं, तो हमें लाइट दिख जाती है उसमें से जाती हुई, जबकि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक। So, the phenomenon of scattering of beam of light by colloidal particles when passing through a colloidal solution is called Tyndall effect. These particles include, अभी पार्टिकल कोलोइडल सॉल्यूशन के किस किस चीज के हो सकते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स हो सकते हैं, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, एयर के पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये सारे ही क्या होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। अब ये टिंडल इफेक्ट आपको रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है? आपने कभी नोटिस किया होगा जब एक बंद कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में, डस्ट वाले कमरे में एक छोटे से होल से लाइट आ रही होती है तो हमें लाइट आती हुई दिखती है वहां से, या फिर फॉरेस्ट में या बहुत सारे जब खेतों में ट्रीज लगे होते हैं उन ट्रीज में से लाइट आती हुई हमें दिखती है, तो वो भी किस वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। क्लियर? नोट क्या है यहाँ पर, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। जो स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं, फाइनर पार्टिकल होते हैं, वो कौन सी लाइट को स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसे स्कैटर करते हैं। और जो पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं वो पार्टिकल लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट यानी कि रेड लाइट को स्कैटर करेंगे। ठीक, इनको भी हम पढ़ेंगे, इनका यूज है, इसलिए मैंने ये लाइन आपको अभी नोटिस में लेके आई हूँ। नेक्स्ट इज व्हाई कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू। आपको स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है? इसका क्या कारण है तो स्कैटरिंग, लेकिन कैसे? पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका साइज क्या होगा, स्मॉल साइज होगा। और स्मॉल साइज के पार्टिकल, हमने अभी भी बात की, किस लाइट को स्कैटर करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को, दैट इज ऑफ ब्लू कलर रेदर देन द लॉन्गर वेवलेंथ लाइट। तो ये पार्टिकल छोटे होने की वजह से ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं, उसको ज्यादा फैलाते हैं, जिस वजह से हमें एटमॉस्फेयर क्या दिखता है, स्काई क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। इफ द अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, क्या हो अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर ही ना हो, ना तो एटमॉस्फेयर होगा, ना पार्टिकल्स होंगे, और ना ही वहां पर कोई स्कैटरिंग होगी। तो अगर स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो हमें स्काई कैसा दिखेगा, डार्कर दिखेगा। क्लियर? नोट, यहाँ पर नोट करने वाली क्या बात है, अब जो डेंजर सिग्नल आपने देखे हैं उनका कलर मोस्टली क्या होता है, रेड होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्गर होती है और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्मोक के या फॉग के उसको स्कैटर नहीं कर पाते और वो हमें दूर से ही दिख जाता है, तो इसीलिए डेंजर सिग्नल्स का कलर क्या रखा जाता है, रेड रखा जाता है। नेक्स्ट इज रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। मैम अभी तो आपने बताया कि हमें स्काई ब्लू दिखता है स्कैटरिंग की वजह से, तो फिर रेड कैसे दिखता है हमें, ये भी स्कैटरिंग की वजह से, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्यों, क्योंकि शाम के टाइम पे ना जो सन होता है शाम और सुबह के टाइम पे वो हॉरिजन के पास होता है। हॉरिजन क्या, यहाँ पर हॉरिजन जो अर्थ के लेयर्स है ना, यहाँ पर जो लेयर्स होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं और पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं। तो जब लाइट हॉरिजन में आती है तो वो लार्ज साइज के पार्टिकल से टकराती है और ये वाले पार्टिकल जो इनका साइज लार्ज होता है ये कौन सी लाइट को स्कैटर करते हैं, अभी तो बताया था, ये लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं, मीन्स ये रेड लाइट को स्कैटर करेंगे और इसी वजह से हमें कैसा दिखेगा, स्काई रेडिश दिखेगा। So during sunrise and sunset, the light has to pass through the thicker portion of the Earth atmosphere. Particles have larger size here and hence allow the light of longer wavelengths to scatter more and sky appear reddish. I hope कि आपको ये चीज क्लियर होगी। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं उन सबको बताइए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।